अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आज कहना मुझे आपसे ये है कि दिसंबर का महीना इख्तिताम होने को है और मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार भी करीब है। दीगर लोग शादियों की शॉपिंग में खूब मसरूफ हैं और बाजारों में आजकल रश इतना बढ़ गया है कि पाँव रखने की जगह नहीं है और मास्क भी नहीं पहन रहे आवाम। जरा ख्याल कीजिए, शॉपिंग जरूर करें, एंजॉय करें, क्रिसमस की तैयारियां भी जरूर करें, लेकिन वबाई सूरत हाल का भी जरा ख्याल करें और मास्क पहनकर थोड़ा अफरादी फासला बरकरार रखने की थोड़ी कोशिश कर लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर के मसाइल की बात करते हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाके कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। गुलबर्ग, उर्दू बाजार, वहादत रोड, सर्विसेज अस्पताल के अतराफ में कूड़े के ढेर लग चुके हैं और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की रिहाइश गाह और पनाहगाह के करीब कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं बाकायदा तौर पर। इलाका मकीनों ने हुकूमती अदम इंतजामात को हदफ तनकीद भी बनाया है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कूड़ा करकट से शहर का हुसन मान पड़ने लगा। मरकजी शाहराहे, गलियां, चौराहे मिनी डंपिंग साइट्स में तब्दील। अरबों रुपए मालियत के लाल शहबाज कलंदर अंडरपास से मुल्हिका गलियों में कूड़ा इकट्ठा हो गया। उर्दू बाजार में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकब में भी कूड़े के ढेर लग गए। सर्विस अस्पताल के तराफ में भी कूड़े के ढेर ताफुन का बाइस बन गए। वहादत रोड की गलियां भी कूड़े के ढेरों से अट गईं। गुलबर्ग के जी ब्लॉक, एच ब्लॉक और आई ब्लॉक की गलियों में कूड़ा ही कूड़ा। जी ब्लॉक गुलबर्ग 3 में वाक़िया कब्रिस्तान की दीवार के साथ कूड़े के ढेर। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की रिहाइशगाह और वजीर आजम के हुक्म पर बनने वाली पनाहगाह के साथ भी कूड़ा करकट मुंह चढ़ाने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि LWMC को बंद कर दिया जाए, हम खुद सफाई कर लेंगे। से LWMC को डिसॉल्व कर दें, लोकल बॉडी को कह दें मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगा इसको सफाई कराने के लिए। गवर्नमेंट इदारे का AC या DC है, उसको चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर इसको रिपोर्ट करे और वो देखे कि क्या किसी इलाके में सफाई है, सिर्फ दफ्तर की हद पर तक ना बैठे वो। हर गुजरते दिन के साथ शहर में सफाई की सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी। क्रिसमस मनाने के लिए मसीही बरादरी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। चर्चिस को सजाने का काम भी जारी है तो मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्री भी सज गए हैं। मसीही रहनुमाओं की तरफ से सबके लिए नेक ख्वाहिशात का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया जा रहा है। सोहेल कैसर अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। मसीहियत में ईस्टर के बाद क्रिसमस का त्यौहार सबसे अहम गर्दाना जाता है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है। एक अंदाजे के मुताबिक क्रिसमस का त्यौहार सन 200 ईस्वी से मनाया जा रहा है, जो सन 400 ईस्वी में आम हो गया। उमूमी तौर पर इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। आज दुनिया में हम देखते हैं कि इंतशार है, जंगो जदल का समा पैदा हुआ है। माशरती सतह से लेकर आलमगीर पैमाने तक हम देखते हैं कि इंसान बेचैन नज़र आ रहा है, लेकिन क्रिसमस का पैगाम जो है ये अमन और सलामती का पैगाम है। मौके की मुनासबत से मुल्क में मौजूद मसीहियत के पैरोकार इसे जोशो खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। इन तैयारियों के मज़ाहिर जा बजा देखे जा सकते हैं। इस हवाले से चर्चिज को सजाने संवारने का सिलसिला जारी है तो तकरीबात भी मुनक्किद हो रही हैं। चर्च लीडर्स जो हैं, खा वो सियासी हैं या मजहबी, सब वो अपने अपने एरियाज में जहाँ जहाँ भी खुदा उन्हें वसाइल देता है कि वो इस्तेमाल हों, तो वो बच्चों में तहाइफ तकसीम करते हैं, बेवा और यतीम बच्चों को भी वो गिफ्ट्स देते हैं। तैयारियों का ये सिलसिला 25 दिसंबर तक जारी और सारी रहेगा। क्रिसमस को इसके शयान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है, जिनका नुक्ता अरूज 25 दिसंबर का दिन होगा। एक ऐसा दिन जो अपने साथ अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम लेकर आता है सबके लिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से मसीही बरादरी की जानिब से बड़े दिन को मनाने की तैयारियां जारी हैं। तो मुझे बस आपसे यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे मसीही बहन भाई रहते हैं जिनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो अपनी शॉपिंग कर सके, तो फिर आपने और मैंने उनकी मदद करनी है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जोड़े आसमान पर बनते हैं, ये तो खैर हम सबने सुन रखा है, लेकिन उन जोड़ों को ढूंढने के लिए कोशिशें जमीन पर ही की जाती है। माजी में
रिश्तों की तलाश के लिए रिश्ता करवाने वाली आंटियों की मदद दरकार होती थी, जो कोई भी रिश्ता तय करवाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती थी। लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और जिद्दत ने ये अंदाज बिल्कुल बदल के रख डाला है और उनकी वो जो आंटियां हैं उनके भी खासे कारोबार कम हो गए। रिश्ता करवाने वाली आंटी और मैरिज ब्यूरो का तस्वुर अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और बजरिया इंटरनेट रिश्तों की तलाश के लिए पाकिस्तान के शहरी इलाकों में शादी ब्याह की वेबसाइट्स के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा बल्कि गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में रिश्ता ढूंढने के लिए रवायती ज़राए के मुकाबले में शादी ब्याह के लिए मखसूस वेबसाइट्स के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है और पाकिस्तान में मौजू रिश्ते की तलाश के लिए कई मोबाइल ऐप्स हैं, वेबसाइट्स मुतारिफ हो चुकी हैं, जिसे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर, आईफोन पर, आईपैड पर लम्हा भर में बिला मुआवजा डाउनलोड करके शादी के ख्वाहिशमंद अफराद मुकम्मल राजदारी के साथ अपने मतलूबा शरीक हयात तक पहुंच सकते हैं और मुमकिना शरीक हयात को मुख्तलिफ तरह से जांच भी सकते हैं और जो भी आपकी मनपसंद डिमांड्स हैं वो भी रख सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के जरिए रिश्ते तय करवाने का तस्वुर किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक ये मामला पाया तकमील तक पहुंचता है, धोखाधड़ी कितनी होती है, झूठ कितने बोले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब ऑनलाइन की बात आती है तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत धोखा फ्रॉड होता है, यानी दिखाया कुछ और जाता है, पहुंचाया कुछ और जाता है। इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी हुमा उमर है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है। आपको हुमा प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में अच्छे रिश्ते ढूंढना कितना आसान कितना मुश्किल, रूटीन में बिना इंटरनेट के? नहीं, अच्छे रिश्ते ढूंढना ये तो मतलब रिश्ते तो खैर अल्लाह ताला के पास बने हुए होते हैं, वो तो पता ही है। हाँ। लेकिन इंसान तो सिर्फ वसीला बनता है। अपनी तरफ से पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद को द बेस्ट दें, चाहे वो लड़के के माँ बाप हों चाहे वो लड़की के माँ बाप हों। चल जाए तो बेहतरीन है, खुदा ना खास्ता ना चले तो फिर वो बुरे की कैटेगरी में आ जाता है। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आसपास के लोग क्या कहते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है भैया। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जितने लोगों को सुना है कि ऑनलाइन कोई रिश्ता कराने वाली ऐप या ऑनलाइन इस तरह का कुछ हो जाए तो वहाँ पे मोस्टली धोखाधड़ी ही है, मैंने जो सुना है। ठीक। और एक्चुअली एक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त के नाम से, उस पे इतनी सारी स्टोरीज हैं और बहुत कम मैरिज ब्यूरोज हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन के बगैर भी इन पर्सन भी आप जहाँ पे जाते हो तो वो वहाँ पे बहुत कम है कि जहाँ पे आपको जो ऑथेंटिक हैं एक्चुअली। अच्छा उमा, एक तो है ना वेबसाइट्स, बाकायदा शादी वाली वेबसाइट मुख्तलिफ नाम से, एक है सोशल मीडिया पे दोस्तियाँ होती हैं, इंस्टा पर, फेसबुक पर, फिर उसके बाद शादियाँ भी हो जाती हैं। वो किस हद तक आपने कामयाब होती देखी है? कुछ हो जाती है, ज्यादातर वैसे नहीं। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे फिर आई वुड स्टिल से कि शादी का कामयाब होना लड़के और लड़की पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों तरफ से कई दफा चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं, पेशेंस लेवल आपको दोनों को हाई रखना पड़ता है। हमारी बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हम लोग ये कहते हैं कि घर औरत बनाती है। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम घर मर्द भी बना। गाड़ी के दो पहिए हैं, exactly, गाड़ी चलेगी अगर दोनों पहिए ठीक होंगे तो। दैट्स सो ट्रू। मर्द को अल्लाह ताला ने अपर हैंड दिया है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है, 10,000 गुना ज्यादा रखी हैं। औरत के ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है, आदमी के ऊपर ज्यादा रखी है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। दोस्तियाँ इंटरनेट पे तो आजकल बहुत कॉमन है, शादियां भी हो जाती हैं लेकिन उनके डिवोर्स रेशोज भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनिशियली हर कुछ बहुत आपको खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही होती है, इनिशियली शक्लें भी अच्छी लग रही होती हैं, कोई नखरे भी अच्छे लग रहे होते हैं, वो सारे लड़ाइयाँ झगड़े भी प्यार में ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन 24/7 साथ रहना, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज। अच्छा हुमा, हमें ये बताइए, जिस तरह हम मुख्तलिफ साइट्स की बात कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो सकती हैं या की जा सकती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुट की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन ठीक ही हो, जिसका दिल चाहता है जो मर्जी डालता है उसके ऊपर, चाहे वो हो भी ना लेकिन वो दिखा रहा होता है? जी सिद्रा, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये जो साइट्स हैं ये विजिट की हैं, एंड वुड यू बिलीव कि वहाँ पे क्या होता है,
वहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कि मैं एक लड़का हूँ और मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया, या मैं बीइंग अ लड़की भी मैंने कोई प्रोफाइल बनाया, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन वो प्रोफाइल बनाया। मैंने 4 लोगों से बातचीत की है, 4 मंगनियाँ मेरी हो गई हैं उधर ऑनलाइन होने की वजह से। 4 लोगों से मैंने पैसे भी ले लिए हैं, लड़का हूँ तो लड़की से ले लिए, लड़की हूँ तो लड़के से ले लिए, खाना शाना खाया, इंजॉयमेंट की, अच्छा टाइम गुजारा। नहीं जी, बन नहीं सकती हमारी। वहाँ पे मोस्टली ये चीज़ें हो रही। फिर फेक प्रोफाइल्स हैं। हाँ। मैं हूँ और मैं पिक्चर आपकी लगा दूँ, तो वो तो फेक प्रोफाइल, आप जांच नहीं सकते ना कि कौन क्या कर रहा है। उसके लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने मतलब साइट्स हैं, आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें। जब तक आप अपनी फैमिली नहीं ना इन्वॉल्व करते, हम लोगों का यहाँ पे कल्चर है, हम लोगों के अलावा भी आप इंटरनेशनली भी देख लो, जहाँ पे बड़ों की बरकत एक बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे वो चीज़ नहीं होती ना, वहाँ पे उसमें मसले होते हैं। ये जो आपने पॉइंट आउट किया ना बात के, बड़ों को इन्वॉल्व करें, फिर उसके बाद बाकायदा जांच पड़ताल हो, पता चले कि ये कौन लोग हैं। उसमें भी जब आप किसी से पूछने जाते हैं ना, किसी के मोहल्ले में, चाहे वो खानदान मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़ाका मशहूर हो, आसपास वाले नहीं बताते। उसके लिए फिर आपको ये होता है कि आपकी जजमेंट्स भी तो होती हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आसपास वाले कोई अगर 10 घर है ना, तो 3 घर नहीं बताएंगे, 7 घर बहुत बढ़ चढ़ के बताएंगे। ठीक। अच्छा, जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनके साथ अच्छी बातें करेंगे। जिनके साथ ताल्लुकात खराब है, वो बुरी बात करेंगे। या आपके जिनके साथ इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक हम लोगों का सोशल सेटअप इस तरह का हो चुका हुआ है कि हम लोग किसी को ना भूखा देख सकते हैं, ना किसी को भरे हुए पेट के साथ देख सकते हैं। ठीक। तो ये एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुकी हुई है। एग्जैक्टली, हमारे एक ना बड़ी बुरी चीज हमें पाई जाती है। ये अच्छा, हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जी माशरे में, सोसाइटी में, व्हाट इज सोसाइटी, हम ही तो हैं। अच्छा हुमा, जब हम लोगों की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे कोई ना कोई आपको रिश्ते मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर असल ड्यूटी आपकी है कि आपने उनको किस तरह से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेट करना है, ना कि ये कि आपने उसी पे बस देखभाल के और वहीं से आपने सारी बातें तय कर ली। सबसे बड़ी ये बात है कि आप जब भी किसी सोशल ऐप पे आप जाएं, डू नॉट रिलाई 100%, ठीक, क्योंकि 100% आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना। इतनी परफेक्शन है ही नहीं किसी इंसान में, अल्लाह ताला के अलावा तो परफेक्शन है ही नहीं किसी चीज में, तो आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। आप एटलीस्ट इतना जरूर कर लो कि मैं जितना हूँ मैं उसको फेक ना करूँ। जो मैं हूँ, मेरे पास 4 पैसे हैं, मैं अगले को बता दूं कि हाँ जी मेरे पास ये इतना है। मेरे पास अगर BMW नहीं है तो मैं ये ना कहूँ कि मेरे पास BMW है। मेरे पास अगर साइकिल है तो ओके, आई शुड एक्सेप्ट इट द वे आई एम। और अगले बंदे ने अगर जिंदगी गुजारनी है तो यस, बेटरमेंट की कोशिश करनी चाहिए हर इंसान। रिव्यूज की बात की थी हुमा मैंने, कि हम चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं किसी साइट से या फिर रिश्ते की साइट पे जाते हैं तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। अंदाजा हो सकता है उससे रिव्यूज असली होते हैं या फिर फेक भी बन जाते हैं? फेक भी बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मैं कहीं गई, किसी सैलून में गई, तो वहाँ पे उन सैलून वाली खातून ने मुझे कहा मेरे अच्छा रिव्यू दे देना प्लीज। अच्छा, सब कह रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरा अच्छा रिव्यू देना, मेरा बुरा रिव्यू ना देना। आई मीन ओके फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल कि आप किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, लेकिन अच्छा करने के चक्कर में झूठ की बेस मत रखो। उस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जी आप गलत बयानी कर रहे हो, अगले के पास कुछ है नहीं और आप ये कह रहे हो कि हर चीज इज जस्ट हमें 5 स्टार दे देना, हमें अच्छा रिव्यू देना, हमारा अच्छी तारीफ कर देना। ये एक सजेशन, मशवरा वगैरह, ये एक अमानत होती है। बेशक ऐसा ही, ठीक है। हम उसमें गलत रिव्यूज दे के या फेक रिव्यू, खयानत करें, अमानत में खयानत करें। हाँ, हम ये नहीं कर सकते। ठीक, हम यहाँ पे अल्लाह ताला के आगे तो जो गुनाहगार होते ही हैं, लेकिन थिंग इज कि हम लोग इंसानों के साथ भी गलत करते हैं। अगर मैं आपको गलत रिव्यूज दे रही हूँ तो वो मैं आपके साथ ज्यादती कर। अच्छा, रिव्यूज से जुड़ी एक और बात कि जो भी वेबसाइट है, अगर आप उस पर कोई खराब रिव्यू देते हो, आपके साथ कोई धोखा हो गया है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए वहां पर मैसेज करते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग बी केयरफुल,
उसको डिलीट कर दिया जाता है। अच्छा, डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। ट्रू, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं सिद्रा, थिंग इज के सब लोगों के साथ बुरा या सब लोगों के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, रूटीन में भी ऐसा ही है। एग्जैक्टली। समटाइम्स आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, समटाइम्स बाय चांस नहीं मिलती, तो दैट डज नॉट मीन कि वो जगह ही बुरी है। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी रिव्यूज क्या है। हाँ। फिर वो होता है ना, मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी जो रिव्यूज होते हैं फिर हम लोग उन पे जाते हैं। अच्छा, फिर अब हमारे देखने वालों को बताइए कि किस हद तक, अगर उन्होंने, क्योंकि हम स्पेशली रिश्ता साइट्स की बात कर रहे हैं, किस हद तक उन पे डिपेंड करें, किस हद तक उनको लेके चलें? नॉट इवन 50%। ठीक, नॉट इवन 50%। व्हाई? बिकॉज रिश्ता आप रिश्ता एप्स हैं। अब मैं अदर डे आई वाज गोइंग थ्रू अ फ्यू एप्स, शादी.com, रिश्ता.com, पाकिस्तान शादी, चैटिंग डेटिंग ऐप, ब्ला 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 ब्ला, 10,000 ऑनलाइन एप्स हैं। नो प्रॉब्लम, आपने बात करनी है, फाइन, आप किसी को बात करके, देख के, जज करके ये सब चीजें कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बैड थिंग नाउ डेज। ये चीजें एक्सेप्टेंस में आती हैं, सब लोगों की फैमिलीज भी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं, मतलब ये टोटली ऑनलाइन है और हर चीज ब्यूटीफुल है और हर चीज मैं कभी उसके साथ मिलूं, कभी उसके साथ मिलूं, कभी उसके साथ मिलूं, ये गलत है। अच्छा हुमा, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनमें ये बड़ा मैंने प्रॉब्लम देखा है कि इंटरनेट पर, इन्हीं साइट्स पर बात भी तय होती है, एंगेजमेंट्स, इवन के निकाह भी हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहें? मोस्टली जो हमारे ओवरसीज लोग हैं ना, उन्हीं को इस तरह गूफ बना लिया जाता है, क्योंकि उनको वो यहाँ पे ओवर एंड ओवर अगेन आ नहीं सकते, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते उस तरह से। मैं आई टेल यू अबाउट अ फ्यू एजेंसीज एज वेल हियर कि यहाँ पे ये होता है। फिर ओवरसीज लोग या यहीं के लोग भी ये काम करते हैं कि देयर आर अ फ्यू एजेंसीज जो कि इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, वो दे स्टिल ट्राई कि वो कुछ बेहतर ही बताएं, ज़्यादा जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं वो ना बताएं। लेकिन ये होता है कि वो फिर ओवरसीज को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे होते ही नहीं है। फ़ोन पे निकाह भी ये लोग कर लेते हैं, मंगनियाँ भी कर लेते हैं। अब क्या पता अगला ही फेक हो। एग्जैक्टली, ओवरसीज को भी करना पड़ता है, फिर हमारे यहाँ भी लोगों को करना पड़ता है। बाहर 2-3 मेरे एक्सपीरियंस में एक लड़की थी, उनको डॉक्टर भी चाहिए थी, उनको गोरी सी लड़की भी चाहिए थी, उनको खूबसूरत भी चाहिए थी। खुद नहीं चेहरा अपना शीशे में देख रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद नहीं देख रहे, लेकिन आपको कोई बड़ी चीज, बहुत आपको कोई मिस वर्ल्ड चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फाइन, मतलब ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, लेकिन थिंग इज कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है ना, आप उसको इनहांस कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट। यू हैव टू एक्सेप्ट द वे द पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन इज, द अदर पर्सन इज। तो उनकी डिमांड्स तो होती बहुत ज्यादा हैं। फिर यहाँ से कुछ लड़के या लड़कियों की डिमांड्स ये होती हैं कि जो अगली पार्टी है वो बहुत ज्यादा पैसे वाली हो। मतलब मैं, अगर मेरे पास अगर एक कच्ची ईंटों का घर है और मैं ख्वाब महलों के देखूं, ख्वाब देख सकती हूँ, लेकिन वहां पे जाना या किस्मत या नसीब। अच्छा, वो कोई कंपल्शन नहीं है उसमें। यहाँ पे मैंने आपसे एक और बात ये करनी थी कि मेरे एक्सपीरियंस में एक लड़की थी, शी वाज अराउंड 23-24। इसी तरह उसका ओवरसीज किसी लड़के के साथ निकाह हो गया। ठीक, उन्होंने ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन निकाह हो गया। अच्छा, ठीक है, विद फैमिली। ऑनलाइन निकाह हो गया, वो एयरपोर्ट पे चलेगी, अगला एयरपोर्ट पे आया ही नहीं, उसने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, उसने एवरीथिंग वाज जस्ट वैनिश्ड, इट वाजंट देयर। कितना बड़ा धोखा। हाँ, और वो मतलब कुछ लोगों को, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए हैं, कुछ लोगों को आईपी एड्रेसेस चेंज करने आते हैं। मुझे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मुझे अगर आईपी एड्रेस चेंज करना आता है तो मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठ के किसी से भी, यहाँ पे किसी को भी बेवकूफ बना लूंगी। ठीक। और उसके अलावा अगली बंदी, अल्लाह माफ कर दे, अगली बंदी सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नए शहर, नए मुल्क में गई है, जहाँ की आपको लैंग्वेज एयरपोर्ट पे है, जहाँ पे, और आप
मतलब, और उसको कोई नहीं है रिसीव करने अच्छा, वाला। कुछ लोग टाइम पास के लिए ये कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए। एग्जैक्टली, जस्ट टाइम पास के लिए, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। और फिर जो रिश्ता ऐप्स पे पिक्चर्स लगी हुई है ना, उस पे कोई इतने फिल्टर लगे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। एक्चुअल में जैसे आजकल हम बहुत सारी साइट्स हैं कि आप खुद को पहचानने से, आपकी आईज ब्लैक है, आप ब्राउन करके दिखाएं, आप ग्रे करके दिखाएं। इवन एक रेगुलर फिल्टर है, मेरे पास भी है वो फिल्टर, स्नैपचैट के नाम से, लाइक एक ऐप है स्नैपचैट के नाम से, उसमें इतने खूबसूरत फिल्टर होते हैं कि मुझे लगता है कि अच्छा मैं तो पता नहीं दुनिया की हसीन तरीन बनती हूँ शायद। वो इस तरह का होता है। हाँ, आप थोड़ी सी नेचुरल चीजें रखो। एक दफा मीटअप हो जाता है तो काफी नेचुरल चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं, ठीक है। बट देन अगर आपने इतनी प्यार मोहब्बत कर लिया है, इतनी बातें कर ली हैं, तो देन कीप योर वर्ड्स, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक। देन स्टिक टू योर वर्ड्स, व्हाटएवर यू हैव सेड। अगर आपने कहा है कि जी शादी करनी है तो फिर करनी है। ट्रिक्स क्या है, कैसे पता चल सकता है? आप किसी से बातचीत करके, आप किसी की प्रोफाइल में क्या चीज देखें कि आपको पता चले कि ये बंदा या बंदी ठीक चल रहा है, ये रिश्ता ठीक है? से सिद्रा कभी भी नहीं पता चलता, नहीं पता चल, प्रोफाइल से कभी पता चल ही नहीं सकता। मैं अगर बहुत ज़्यादा शेरो शायरी वाले पोस्ट करती हूँ और रियलिटी में मुझे शेरो शायरी पसंद ही नहीं है। हुमा, ये शेरो शायरी और दूसरा लास्ट टाइम एक मेरी फ्रेंड ही हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया उस पर बताया हुआ था, बाकायदा उन्होंने एक ब्लॉग लिखा हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके कोई रिश्ता हो गया है और उसके बाद अब सब लोग हैरान हैं कि ये तो थोड़ी और तरह की है। तो कहती, मैंने उसको सजेशन दी, जी अपनी फेसबुक उठाओ, खोलो, उसमें कुछ किचन में खाना बनाते हुए अपनी 2-3 पिक्चर डाल दो, 2-3 बच्चों को पास बिठा के पिक्चर्स डालो। लाइक आपको पता है कि आपने जहनों के साथ लोगों के किस तरह से खेला, अपने आप को सुगड़ जाहिर कर रहे हो। अच्छा, अब ये चीज ना दोनों तरफ से होती है। हाँ, लड़कों की तरफ से भी होती है, लड़कियों की तरफ एग्जैक्टली, एक साइड की हम बात ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। अब समटाइम्स लड़कियां ऐसे कर जाती हैं कि फेक होता है सब कुछ। समटाइम्स मतलब फर्ज करें मुझे अगर कुछ नहीं बनाना आता, वैसे तो फर्ज ही करने को कहा है, ऐसा नहीं है, तो जस्ट फर्ज करें कि अगर मुझे कुछ नहीं बनाना आता, मेरी अम्मा खाना बना रही हैं और मैंने बीच में चम्मच फेर दिया, तो इट मीन्स कि मुझे वो खाना मैं बना रही हूँ, नहीं, वो तो गलत बयानी है ना, वो तो झूठ है। इसी तरह लड़के भी काफी इस तरह की हरकतें करते हैं। किसी और की गाड़ी पे मतलब सिद्रा ने हुमा की गाड़ी के साथ टेक लगा के तस्वीर खिंचवा ली, चीज हो गई है, और सिद्रा ने कहा कि ये जो हुमा की जो ऑडी है ना वो मेरी है। तो ऐसा तो नहीं है ना। मैंने बाकायदा लड़कों लड़कियों को मैं बताते आई विटनेस हूँ मैं इस चीज की कि बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहां पे लोगों की गाड़ियों के आगे पिक्चर्स बना के पोस्ट कर रहे हैं। या एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। और वो अगले को यकीन दिला देते हैं कि हाँ जी, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस कार, क्योंकि आपकी मेरी गाड़ी है, कोई आएगा, हमने पिक्चर बनानी है, हम कभी भी मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे श्योर, जरूर आप बनाएं। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है वैसे। दैट्स सो ट्रू। नहीं, मेरी गाड़ी पे तो बड़े कम लोग पिक्चर बनाएंगे, मेरी गाड़ी तो बारिश का इंतजार करती है कि बारिश हो तो वो वॉश हो जाए। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इतना धोखा है, इतना धोखा है। रूटीन में जो हम रिश्ता आंटी की बात कर रहे थे कि वो खवातीन होती थी, वो लोग भी बहुत धोखे करते हैं। अच्छा, रिश्ता आंटियों को तो सबसे ज्यादा शौक होता है जाके चाय समोसे वगैरह, बिस्किट खाना, पैसे लेना, खर्चा लेना, उनको तो ये बहुत ज्यादा शौक होते हैं। ये तो मैंने बहुत देखा है। और उनके बताए हुए रिश्ते, कोई डिवोर्सी होता है अकॉर्डिंग टू देम, हालांकि रियलिटी में वो उसकी सिर्फ सेपरेशन हुई हुई, झूठ बहुत चलता है हमारे। हाँ। अगर मेरे पास कोई रिश्ता आया है कि जी तुम इसके साथ शादी कर लो, और वो डिवोर्सी है बंदा, और जब शादी हो जाती है या नियर टू दोज डेज, वहां पे ये होता है कि उसकी बीवी भी निकल आती है और निकाह मनकूहा निकल आती है, उसकी निकाह शुदा बीवी निकल आती है और उसके बच्चे भी निकल आते हैं। तो वो फिर वहां पे मैं क्या करूंगी उधर? ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। exactly. आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? लेकिन अब तो कानून बहुत अच्छा पास हो गया है कि पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कानून ये तो बहुत सारे मौजूद है, लेकिन बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जो इसका बहुत फुकदान है हमारे यहाँ। बहुत ज्यादा हम लोगों के ये फॉलो अप नहीं है ना चीजों का। क्योंकि साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं, अगर इस तरह की साइट्स हैं वहाँ लोगों को धोखा मिल रहा है तो उनको भी बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आई वुड सजेस्ट स्पेसिफिक ट्विटर हैंडल, अभी मैंने पहले भी इसको किया है कि साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर हैंडल है। ठीक, उसको जिन जिन जो ये ऑनलाइन विजिट कर रहे हैं लोग, प्लीज़ वो ज़रूर देखें कि एक दफ़ा के साइबर दोस्त के नाम से
वो है और ट्विटर हैंडल है, और उसको प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें। रिपोर्ट जो मुख्तलिफ हम साइट्स को करते हैं या फिर वेबसाइट्स को करते हैं, उसका क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? कहा जाता है ना, सबको कहा जा रहा होता है रिपोर्ट करें, उसको बंद कराएं, चाहे फेसबुक का प्रोफाइल है, चाहे इंस्टाग्राम का कोई प्रोफाइल की आपने किया है, रिपोर्ट किया है। अच्छा, अब फेसबुक के या डिफरेंट सोशल साइट्स की कुछ उनके क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक, जिनको वी हैव टू मीट। अब वो एक रिपोर्ट पे दे आर नॉट गोइंग टू ब्लॉक दैट प्रोफाइल। बहुत शुक्रिया हुमा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रिश्ता साइट्स की हम बात कर रहे थे, जरूर उस पर आप सर्च करें, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट जरूर करें कि ये मामला ठीक भी है या नहीं ठीक। वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ उन चंद डायलॉग्स के हवाले से जो कि हमारे आसपास लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, और वो कुछ इस तरह से है जी कि तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है, देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करूँगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कौन हूँ। नाज़रीन, ये वो तमाम जुमले हैं जो हम रोज़ाना किसी ना किसी अंदाज में ज़रूर सुनते हैं। ये वो समाजी और माली हैसियत और बर्तरी का जोम है जो माशरे में तकसीम को बहुत गहरा करता जा रहा है। माशरे में ये तकसीम जड़ें पकड़ती जा रही है कि अगर कोई ताकतवर है तो उसे बर्तरी हासिल है, वो कुछ भी स्याह सफ़ेद करने का हक रखता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, और वो बिल्कुल कानून से बालातर है। दरअसल माशरे की इमारत अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है, और जब ये खसूसियात समाज से चली जाती है, रुखसत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो तबाही की तरफ तेज़ी से गामज़न हो जाता है। यही गंभीर सूरत हाल हमारे माशरे को भी आजकल बहुत ज़्यादा दरपेश है, जहाँ अदम बर्दाश्त का रुझान इस तेज़ी से फ़रोग पा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और इसके बायस तशद्दुद पसंद सरगर्मियाँ भी सामने आ रही हैं। लोगों में ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है, महज छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद से भी गुरेज नहीं किया जाता, गालियाँ दी जाती हैं, लोगों को बुरा भला कहा जाता है, और इस तरह के वाक़यात अक्सरियत में देखने को आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो इस हवाले से कई वीडियोस खासी तेज़ी से वायरल होती हैं, और ऐसा ही एक वाक़या 2 दिन पहले लाहौर के इलाके डिफेंस में पेश आया है, जिसकी वीडियो भी खासी वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की और लड़का पहले कॉफ़ी शॉप के गार्ड और उसके बाद पुलिस से झगड़ा करने लगते हैं, और लड़की वहां आने वाली पुलिस के एक अहलकार पर भी झपट पड़ती है, उसको मारने की कोशिश करती है, वो उसे थप्पड़ मारती है, जैकेट से पकड़ लेती है, और पुलिस अहलकार बेचारा भागकर अपनी जान छुड़ाता है। जबकि वहां जमा होने वाले कई अफराद वाक़े की वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। लड़की और लड़के के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकियां और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। SHO थाना डिफेंस बी कासिम साहब कहते हैं कि वाकया रात गए पेश आया और वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं की गई थी। लड़की की बदतमीजी पर पुलिस एहलकारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, और माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की वजह क्या है, समाजी और माली हैसियत का क्या किरदार है। अगर कोई माली हैसियत में थोड़ा अप है तो क्या उसके पास ये राइट है कि वो दिल चाहे करता फिरे और उसको कोई भी पूछने वाला ना हो, उस पर कोई भी कानून ही लागू ना हो। इन तमाम मामलात पे बात करनी है, और ख़ास तौर पर हमारे माशरती रवैयों के, हमारे इनफरादी रवैयों की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी ताहिरा रुबाब है, माहिर नफ्सियात है। ताहिरा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो ताकत का नशा है ये क्यों इतना सर चढ़ के बोलता है, ये क्या ह्यूमन साइकी है? बेसिकली अगर आप ह्यूमन नेचर की बात करोगे, ह्यूमन साइकी की बात करोगे, तो वी ऑल आर बॉर्न टू कंट्रोल ईच अदर। हमें, आपको याद होगा कि एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने इतना लोगों को प्रवोक किया कि जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, वही सर्वाइव कर सकता है, बाकी और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि उस कॉन्सेप्ट का मकसद ये नहीं था कि आपने दूसरे को कंट्रोल करना है, स्नैप करना है और फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने आप को इतना रिजिलियंट कर लें, इतना ताकतवर अपने मेंटली उसमें कर लें, नर्व्स में कर लें, अपने अखलाकियात में इतना ज़्यादा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, और अपने रिसोर्सेज में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपका सर्वाइवल बेहतर हो। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने दूसरे को मारना है, दूसरे को कंट्रोल करना है तो फिर हम सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ। जबकि इसको लिया इसी तरह से गया। वो जो हमारे यहाँ पे पहले आपने बहुत खूबसूरती से एक बात की कि हमारे यहाँ पे पहले इखलाकियात हुआ करती थी, बड़ों का अदब हुआ करता था। हम बहुत सारी चीज़ें, हमारी सोशल इक़दार बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर अब उनका फुकदान हो चुका हुआ है।
और अब लोगों को लगता है कि सिर्फ जो जितना अमीर है उतना ही वो बाइज्जत है, जितना स्ट्रांग है अपने पावर स्टेटस में वो उतना ही माशरे में उसकी उतनी इज्जत है और उतना ही उसका हक है। उसमें मैं एक बात समझती हूँ कि जो एक मिडिल क्लास हमारा तबका है ना, उसका एक बहुत अहम किरदार है उस आदमी को पैदा करने को जो कि बहुत बाअसर और अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है। हाँ। क्यों? आप ये देखो, जहाँ मिडिल क्लास जो है ना, ये ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती, ठीक है, इसने सरवाइव करना है, एक्चुअली सर्वाइवल क्लास ही है। अब जब कोई बड़ा आदमी आता है इनके पास, कभी ये लोग ना नहीं करते, जी हजूरी, यस 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 यस, रेजिस्ट नहीं करते, गलत बात को भी ना नहीं करते। गरीब आता है उसकी बात नहीं सुनी जाती, अमीर आता है तो उसको फौरन यस बॉस वाली एक जो बात है वो होना शुरू हो जाती। कहीं पे भी गरीब की तो सही बात नहीं बेचारे की सुनी जाती, बिल्कुल ऐसा ही है, सुनी जाती। और अमीर को आप कभी देखो कि उसकी गलत बात को भी ना नहीं किया जाता, कहा जाता है। आप किसी होटल पे जाके देख लो, आप किसी मॉल पे जाके देख लो, आप किसी डॉक्टर पे जाके देख लो, कहीं पे भी जिस बंदे का थोड़ा सा असर और रसूख है उसको प्रायोरिटीज दी जाती हैं। ये प्रैक्टिसेस हैं हमारी सोसाइटी। बिल्कुल तायरा, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। जो हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर समाजियात हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आयशा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये हमारी सोसाइटी की जिस तरह से डिवीजन हो चुकी है कि जो जितना ताकतवर है वो उतना ज्यादा बाइख्तियार है, क्यों होता जा रहा है ये इस तरह से? देखिए, ये अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी और टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरा, हमें ये नहीं पता कि हमारी पब्लिक डोमेन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है। ना यूथ को पता है, जो एजुकेटेड सेगमेंट है उसको भी नहीं पता, जो ओल्डर अडल्ट है सोसाइटी के उनको भी नहीं पता। सो बेसिकली पब्लिक में पहले से क्या हो रहा था कि बड़ी टॉलरेंस थी, ये वीआईपी कल्चर और इसकी जो सपोर्ट है ये लोअर क्लास भी कर रही थी, मिडिल क्लास भी कर रही थी। और आप देखिए, आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आपकी गाड़ी को देख के आपके साथ ट्रीटमेंट होगी। जो पेट्रोल डालने वाला इंसान है वो आपकी गाड़ी को देख के आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा ना। उसी तरह होटल पे आप जाएं, किसी कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, आप एलीट क्लास मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे आपके बिहेवियर और आपकी जो ट्रीटमेंट है ना, इट विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स। आपके जो विजिबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। सो बेसिकली वीआईपी ट्रीटमेंट का जो कल्चर था उसको पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट हमने खुद किया है। अब ये अच्छा चेंज है। ये अब ये जो अब इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि जी लोग अपने राइट्स की बात करें, एक पुलिस ऑफिसर की जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसकी बात हो रही है अगर, तो अब अच्छा सोशल चेंज आ रहा है मेरे ख्याल से। और यूथ को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप पब्लिक डोमेन में, आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े लिखे हैं, आप जो आपके पेरेंट्स का स्टेटस है, जो कुछ भी है, उसके बावजूद अगर आपको पब्लिक में बिहेव करने का पता नहीं है ना, तो वो कोई स्वैग नहीं है, कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते ये सब करते हुए। जो आपको देख रहे हैं आपको ये लग रहा होता है कि लोग जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जी शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। कोई दूसरा इंसान 20 सेकंड से ज्यादा आपके बारे में नहीं सोचता, ठीक है। और उस दौरान में भी वो यही सोच रहे होंगे कुछ कि अच्छा चलो तमाशा देख लेते हैं, जो उस क्लास से बिलोंग करते हैं तमाशा देखने में कुछ कहेंगे ये आउट ऑफ माइंड हो गए इंसान, ये तो बिल्कुल फूलिश इंसान है जो इस तरह खड़े होकर पब्लिक में लड़ाई कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आपने टॉलरेंस शो करनी है। पब्लिक में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पुलिस वाला खड़ा हुआ अपना काम कर रहा है, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट करें। आपकी क्या तालीम का फायदा है जब आपको इतना ही नहीं पता कि आपकी क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे पुलिस वाले को जो कि अपना काम कर रहा है। आप ड्यूटी ऑफिसर को किसी सूरत में भी आप नहीं रोक सकते, वो अपना काम कर रहा है। हमारे ये ज्यादातर ऑब्जेक्शन होता है ना कि इसने हमें क्यों रोक लिया, और सारे लोग जा रहे थे इर्द गिर्द, उनको तो नहीं रोका। वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पे खड़े होते हैं या सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, वो रैंडमली लोगों को रोक रहे होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनके पास बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, ड्यूटी उन्होंने करनी है। तायरा, हमें ये बताइए कि ये अभी जो बात करी थी कि जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, पुलिस वालों को या फिर किसी को भी जो रोड पे मौजूद है इज्जत, अच्छा जितना ज्यादा जो है वो बदतमीज वो उतना ज्यादा मॉडर्न, जितना ज्यादा मुंह फट वो उतना ज्यादा जो है वो, मैं तो अपनी बात का इजहार कर रहा हूँ सॉरी, ये क्या मामला शुरू हो गया हमारी सोसाइटी में? बेसिकली एक टाइम आपको बड़ा एक बहुत ही ड्रास्टिक सा ट्रांजिशन आ रहा है हमारी सोसाइटी में। पहले एक और एक्सट्रीम थी कि जी आंखें नीचे करके बात करो, आवाज जो है नीचे रख के बात करो, वो भी एक एक्सट्रीम थी।
अब एक दूसरी एक्सट्रीम आ गई है, लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंट होना, वर्सटाइल होना और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना और प्रोमिनेंट होने का तरीका ये है कि आप जितने लाउड हैं, आप जितने बदतमीज़ हैं, आप जितने सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, शायद उतने ही आप प्रोमिनेंट हैं। लोग आपको उतना ही, ऑफ कोर्स लोग आपको प्रोमिनेंसी के ऊपर ज़रूर नोटिस करते हैं, मगर वो आपको इसलिए प्रोमिनेंसी के ऊपर नहीं नोटिस कर रहे होते कि जी आप जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप एडमायरेबल, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसको कॉपी किया जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। वो एक्चुअली वो वही लोग होते हैं जो उस वक्त भी आपको बुरा भला कह रहे होते हैं। और जैसे हमने अभी देखा कि जो वीडियोस वायरल हुई हैं, और इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, एक आपको याद होगा मॉल का इंसिडेंट, एग्जैक्टली मॉल का इंसिडेंट एक जो है वो हुआ था जारी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि जब माशरे में, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब मिडिल क्लास जो है वो असूल की बात छोड़ के रुतबे को अहमियत देगा तो यही हाल होगा हमारा, यही हाल हो। वी नीड टू स्टैंड अप। हम लॉ सबके लिए इक्वल हैं, सबके लिए। अगर किसी ने लाइन में लगना है तो फिर सबने लगना है, क्या अमीर और क्या गरीब है। टोकन सिस्टम है तो फिर सबका ही टोकन सिस्टम है, ये सब गरीब के लिए ना। एग्जैक्टली, ये सिस्टम्स हमें देखने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर देखें आप, अगर एक इंसिडेंट हुआ था ना, वो वाला जो बीबी वाला हुआ था मॉल में, उसको कंडेम जरूर किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर चीजें जरूर आती हैं कि जी ये हुआ, मगर व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, उस केस का क्या बना, उस बीबी को क्या सजा दी गई, नन नोज। अगर इस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी कि भाई अगर आप किसी गरीब के साथ, या कोई ऐसा बंदा जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बेशक वो गरीब नहीं है मगर वो किसी अच्छे ओहदे के ऊपर भी बैठा हुआ, और अगर आप उसके साथ अनड्यू बदतमीजी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पे करना है। अच्छा रुबाब, इस पे हम ताहिरा मजीद भी बात करते हैं। इसी पे डॉक्टर आयशा से मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, कि हमारे माशरे में इस तरह के रवैये किस हद तक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा बाइज्जत है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। अब ये पुलिस वाला मामला कि वो बावर्दी ऑफिसर है जिसको झपटा जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, वो बेचारा भागने पे मजबूर हो गया। अभी तक उस केस में सिवाय मुकदमा दर्ज होने के कुछ भी नहीं हुआ। जजा और सजा का कॉन्सेप्ट जब मुआशरे से खत्म होता है, मुआशरे के लिए कितना खतरनाक है। जी आप देखें, हम मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि हम रूल्स वायलेट करें, और जो दूसरे हैं, जो बाकी लोग सड़क पे, जैसे अगर आप देखें ना कि अगर एक लाइन में ट्रैफिक जा रही है और सिंगल लाइन की वो सड़क है, तो हमने क्या करना है कि हमने गाड़ी निकालनी है और जाके जो सामने से आने वाली ट्रैफिक है वहां गाड़ी खड़ी कर देनी, बिकॉज हम चाहते हैं कि दूसरे हमें अकोमोडेट कर लें। ठीक है, हम खुद नहीं किसी को अकोमोडेट करना चाहते, लेकिन दूसरे जरूर हमें अकोमोडेट कर लें। उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम रूल्स तोड़ते जाएं और उसके बाद हम डिफेंस भी करें अपना, और लॉजिक से हम दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। हम इतने वीक हैं कि हम लॉजिक से कन्विंस नहीं कर सकते। हम स्टेटस शो करेंगे अपना, हम शो करेंगे हम फला हैं। अब ये चीज भी मैं बड़ी नोटिस करती हूँ कि वो तो बंदा जो किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होगा सो होगा, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके बच्चे, बीवी, भाई, बहन, उन्होंने उस स्टेटस का जरूर इस्तेमाल करना है और जाके लोगों को प्रेस करने की कोशिश करनी, कंट्रोल करने, डराने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है इसको। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह से जो हमारे एल्डर्स हैं वो इस तरह करेंगे। हर जगह ये कोई 2-4 एग्जांपल्स नहीं है कि वीडियोस सामने आई हैं उसी में ये चीजें नोटिस हो रही हैं। ये बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, हर जगह चलती है ये चीज। आप बताएं जब तक नहीं किसी को कि मैं क्या चीज हूँ, क्या मेरा सोशल स्टेटस है, किस पोजीशन पे मेरे फादर बैठे हुए, किस पोजीशन पे फलां बैठा हुआ है, आपकी सुनते नहीं। आप डॉक्टर के पास क्लिनिक में चले जाएं, आपने 2000 रुपीज पे किए हैं उसके 5 मिनट के लिए, लेकिन वो आपको तब तक प्रॉपरली अटेंड नहीं करेगा जब तक कि आप उसको बताएंगे नहीं मैं जी फला इंसान हूँ। बिल्कुल आयशा, ये बड़ी अच्छी बात ताहिरा की है। आयशा की मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रही हूँ। बेसिकली आयशा पॉइंटेड आउट वेरी राइटली एंड वेरी ब्यूटीफुली कि ये जो ऑब्लाइज करने वाला बिहेवियर है ना, देखो खुदा के कुछ कानून है, खुदा के, ठीक है, वो कहता है जुल्म उस वक्त तक होता है जब तक उसको रोकने वाला नहीं होता। ये ऑब्लाइज भी उस वक्त तक होगा जब उसको ऑब्लाइज करने वाला होगा। जब आप आम बंदा जो है, जब जी 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 करना नहीं जब तक बंद करेगा, तब तक तो जो जुल्म करने वाला होता है, मैं समझती हूँ वो कसूरवार जरूर होता है, मगर वो उतना कसूरवार नहीं होता जितना सहने वाला होता है। क्योंकि जब आप एक दफा खड़े हो जाते हो चीज के आगे, तो अगला बंदा जुर्रत नहीं करता कि आपको कोई दूसरी बात कर दे। जब आप खुद, आपके अपने ही प्रिंसिपल्स इतने खोखले हैं, आपके अपने ही प्रिंसिपल्स इस तरह के हैं कि आप पैसे वाले, ताकत वाले और रुतबे वाले बंदे को अहमियत दे रहे हैं। ताहिरा, ये भी बात जो इन्होंने की है आयशा ने, कि आपके बाप का पैसा है,
आपके खानदान का पैसा, आपने क्या किया है भाई? जो बंदा खुद कोशिश करके बनता है ना, उसमें वो चीजें नहीं होती। ट्रू, एग्जैक्टली। जिसको बना बनाया भाई, आप उस अमीर घर में पैदा हो गए, इसमें आपका क्या कमाल है? बिल्कुल, ये भी राइटली पॉइंटेड आउट कि एक्चुअली जिस बंदे ने खुद मेहनत की होती है ना, वो बहुत हम्बल होता है। उसकी नेचर और फितरत बहुत और तरह से होती है, क्योंकि उसने उस प्रोसेस को फॉलो किया होता है, डेवलप होता है उसकी। बिल्कुल वो डेवलप हुआ होता है। मगर वो बच्चा जिसको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, सब सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, उसको वो ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनकी उस तरह से कदर नहीं होती, बिकॉज प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ होता। सब कुछ बाईपास होके एक चीज आपको मिल गई होती। ये एक बहुत ही क्लियर जो है यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये चीज है कि आपके बच्चा जो है, बेशक वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है, मगर आपने उसको प्रोसेसेस समझाने हैं। आपने उसको हर उस चीज से लर्निंग के लिए, सजा के तौर पे नहीं, ये नहीं कि आपने जी उसको कोई सजा देनी है, आपने उसको लर्निंग के लिए, ताकि वो सारी वो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को वैल्यू कर सके, जो कि इस माशरे को बेहतर माशरा बनाने के लिए जरूरी है। आपको उसमें से उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि कुछ आप दो क्लासेस को देखेंगे, दोनों एक जैसी बिहेव करती हैं। द लोएस्ट क्लास, जो कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल नीचे वाला तबका है, और द हाईएस्ट क्लास, दोनों के बिहेवियर्स, दोनों के आई एम सॉरी एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगी हूँ, अयाशियां जिसको कहते हैं, दोनों के फैशन, दोनों की बहुत सारी चीजें एक बेचारे को पता ही नहीं है, और दूसरा ताकत की वजह से बिल्कुल फ्री हो गया है। बिल्कुल ऐसा है। और इन एक प्रिंसिपल होता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। अब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है कि जो सब्र नहीं कर सकते, जिनको फौरन चीजें चाहिए। अभी बात की है, अभी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये बड़ी बात चल रही थी आजकल, एक मजाक बनाया हुआ था कि मेरी जब भी किसी से लड़ाई होती है तो अच्छे जवाब मुझे बाद में याद आते हैं। ओ भाई, अच्छे जवाब क्या होते हैं आयशा? जब इस तरह के हमारी सोसाइटी में रवैये होंगे, अदम बर्दाश्त होगी, मुआशरा तो खराब हो रहा है, ठीक कैसे हो सकता है, ये बताइए। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हम दो फैक्टर्स को ले लें। सबसे पहला ये कि किसी के पास कितना भी पैसा है, वो कुछ भी नहीं है। इंसान एक ड्यूटी ऑफिसर के सामने और रूल्स और प्रिंसिपल्स के सामने जो सोसाइटी में लगे हुए हैं, ठीक है। इंसान का जितना भी पैसा है वो कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ द ड्यूटी ऑफिसर। ये इस चीज के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि एक होती है अप्रोच, रोल मॉडल अप्रोच, जिसमें कि जो आपके एल्डर्स होते हैं घर में, जो पेरेंट्स होते हैं या बड़े होते हैं, वो जो कुछ कर रहे होते हैं उसको देख के जो यूथ होती है या बच्चे होते हैं वो अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। अब जब बड़ों की डेमोन्स्ट्रेशन ही खराब है, बड़े ही हर जगह रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, या मेरा फलां ये है, मेरा फलां बंदा जो है वो इस पोजीशन पे बेटर है, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आगे बच्चों ने वही चीजें अडॉप्ट करनी है, वो सीखनी है। बड़े अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। कहा जाता है ना, जैसे भी आप बात कर रही थी तो मेरे जहन में आया कि कहा जाता है कि जितना फल लगता है उतना आप झुक जाते, दरख्त उतना झुक जाता है जितना आपको फल लगता है। तो आपको इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप खुद सेल्फ असेसमेंट करें अपनी एक एक चीज पे, एक एक बिहेवियर पे। जो आपका एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होना है आपके बिहेवियर में। तो आपने देखना है अपने जहन में कि ये मैं करने वाला हूँ, तो ये करने से क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। थोड़ी देर देखिए, बर्दाश्त करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर टॉलरेंस लेकर आए। अब एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ताहिरा रुबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर हमेशा झुकती टहनी को फल लगता है, और जितना फल लगता है वो टहनी उतनी झुकती चली जाती है। और फिर कहा जाता है ना कि बाद अब बानसीब। इसलिए मुआशरा हमसे बन रहा है। इनफरादी तौर पर मुझे और आपको अपने रवैयों पर गौर करना है और अपने अंदर बर्दाश्त कायम करनी है। मुआशरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वापिस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ख़वातीन यानी कि हम मुआशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वो दिन गए जब ख़वातीन को कमज़ोर समझा जाता था और ये कहकर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। अब ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपना नाम पैदा कर रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम साइकिल रेस का इनेकाद किया गया था, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन साइकिलिस्ट ने रेस में शिरकत की थी। और साइकिल रेस कज़ाफी स्टेडियम से शुरू हुई थी और सदीक ट्रेड सेंटर से होती हुई लिबर्टी चौक आकर इख्तिताम पजीर हुई। मर्दों की प्रो कैटेगरी में सैयद आकिब शाह कामयाब रहे, जबकि
खातीन की प्रो कैटेगरी में महविश नसीम फातेह ठहरी। महविश नसीम कई मुकाबले पहले भी जीत चुकी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए भी पुरअज़्म है। इन्हीं से आज हमने बात करनी है कि किस तरह से इन्होंने साइकिलिंग का आगाज़ किया, आने वाले वक्त में ये क्या चाहती हैं, क्या इनके एम है, और साइकिलिंग करना हमारी सोसाइटी में लड़कियों का कितना मुश्किल, कितना आसान, इनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश रही। बात करेंगे जी महविश नसीम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है महविश आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने साइकिल रेस जीती है जिसमें तमाम प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी थे। और कब से चला रही हैं साइकिल वैसे आप? साइकिल तो जी मैंने कोई पिछले 6 महीने से चलानी शुरू की है। ठीक। शौक तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा था। हाँ। और बचपन में जिस तरह से हम लोग आम तौर पे साइकिल चलाते हैं इसी चलाती थी, फिर बड़ी हो गई तो पेरेंट्स ने रोक दिया कि बस अब नहीं चलानी है, तो वो शौक वहीं पे दब गया। अभी कुछ रवैयों की वजह से रोका कि जी लाजमी बात है, हमारे माशरे में अब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो लोग फिर उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि जी बाहर निकल रही है, साइकिल चला रही है। तो वो मेरे पेरेंट्स भी टिपिकल पेरेंट्स की तरह उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने पहले आपने ऐसा क्या किया कि मना लिया उनको? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड से मैंने इजाज़त ली। कोविड शुरू हुआ तो आपको पता है कि सब चीज़ें बंद थी, तो कोविड के दिनों में ज़्यादातर ये साइकिल का रिवाज बढ़ गया। तो जब सब चला रहे थे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि मैं भी चला लूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, थैंक्स टू हिम। हाँ जी, तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस सिलसिले में। तो मैंने कोई जून में साइकिलिंग स्टार्ट की थी एक ग्रुप के साथ। डिफेंस का एक ग्रुप है साइकिलिंग DHA लाहौर के नाम से, उनके साथ मैंने ग्रुप, क्योंकि अकेले चलाने की इजाज़त तो फिर भी नहीं मिलनी थी ना, तो फिर मैंने ग्रुप ढूंढा, उसमें काफ़ी सारी गर्ल्स थी, उनका एक गर्ल्स का अलग ग्रुप था, फिर मैंने उनके साथ चलानी शुरू की। वो शौक में ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद एक लिबर्टी में एक और रेस हुई जिसमें मैंने शौकिया हिस्सा लिया और मैं सेकंड आ गई, तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा काम है ना ये तो बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ अर्से पहले, कभी ये 2 महीने पहले, DHA वालों ने एक रेस का इंतजाम किया और उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो फिर वो शौक और बढ़ गया। फिर जब मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का सुना तो जो मेरे एडमिन हैं ग्रुप के, जो हमारी सारा ये ग्रुप चलाते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसमें प्रोफेशनल कैटेगरी में जाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रोफेशनल्स के साथ मुझे बहुत डर लग रहा था, घबरा भी रही थी कि मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन 2 कैटेगरीज थी एक्चुअली, उसमें ओपन भी थी, मतलब आम लड़कियों के लिए भी थी और प्रोफेशनल्स के लिए भी थी। तो फिर फैसल साहब होते हैं ग्रुप एडमिन हमारे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आपने प्रोफेशनल ही के साथ करनी है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था पर हिम्मत की मैंने और प्रोफेशनल्स के साथ मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई। तो अभी फिर आगे और मोटिवेशन मिल गई कि अब मज़ीद कॉम्पिटिशंस में जाऊंगी? अब तो बहुत मिल गई है, कॉन्फिडेंस भी मिल गया है और मोटिवेशन भी मिल गई है। और अब मुझे लगता है कि मैं इसको सीरियसली लेके अपने आप को उसकी प्रैक्टिस में ला के जो प्रोफेशनल साइकिलिंग की तरफ आ जाऊँ। अच्छा महविश, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तो किसी हद तक हम देखते हैं कि लड़कियाँ साइकिल चला लेती हैं, कुछ एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन जब आप ओपन रोड्स पे निकलती हैं, लाहौर की शाहराहों पे निकलती हैं, क्या क्या मुश्किलात रहती हैं? लोगों का क्या रवैया होता है? हाँ जी, लोगों का रवैया बहुत ख़राब भी होता है और अच्छा भी होता है। क्योंकि नॉर्मली जो हम डेली राइड करते हैं ग्रुप के साथ, वो हम डिफेंस के अंदर करते हैं, फेज 6 वो तो आपका एक सिक्योर माहौल हो गया ना, वो एक सिक्योर माहौल है। वहाँ पे लोगों को पता भी चल गया है कि अब ये लोग साइकिलिंग करते हैं और ग्रुप होता है। लेकिन अक्सर हमारी संडे को राइड्स होती हैं जो हम लाहौर से बाहर जाके करते हैं। लाहौर से बाहर इन द सेंस कि मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हैं, या लास्ट संडे हम कसूर गए थे, तो उन रोड्स पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो देखते हैं, उन्हें जरा अजीब लगता है, वो जुमले कसते हैं, कभी कभी तो एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। और बहुत सारे वो लोग भी हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, थम्स अप कर रहे होते हैं, शाबाश दे रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अब 6 महीने से चला रहे हैं और अब इन रवैयों की आदत भी होगी। लेकिन बहुत गलत बात है कि हमारा मुआशरा इस तरह का है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके साथ बुरा भी ना करें। अच्छा महविश, हमें ये बताइए कि आप हमारी जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप एक चेंज एजेंट बन जाओ ना, इसको अपना लो। बहुत सारी लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं। जी बिल्कुल। और इंतहाई गंदा एक्सपीरियंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लड़कियों को बहुत परेशानी रहती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप साइकिल चला लो, बिल्कुल। मुझे आज तक हमारे मुआशरे की ये बात समझ नहीं आई कि अगर कोई लड़की, इवन अब देखें स्कूटीज आ गई हैं, बाइक्स आ गई हैं, उसके लिए हमारे घर वाले कहते हैं नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, बस में बैठ जाएं, 10 लोगों के साथ सफर कर लें, लेकिन अकेले स्कूटी नहीं चला सकते। हालांकि बहुत गलत सोच है और मैं चाहती हूँ कि ये सोच बदले। मुझे तो अब साइकिलिंग के बाद बहुत आसानी हो गई है।
और मैं अपने बहुत सारे काम भी साइकिल पे कर लेती हूँ और कभी कभी ऑफिस भी साइकिल पे चली जाती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वरना हमें जरूरत होती है ना कोई ड्राइवर हमें लेके जाए, हमें कोई भाई अब्बू किसी जगह पे लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब इसके बाद से मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी बाकी खवातीन भी इसको अपनाएं, क्योंकि इसमें और असल बात यह है कि घर वालों को और मुआशरे को ये समझना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई खातून ऐसा करना चाहती है और इसको अपनाना चाहती है तो हमें उनको इजाजत देनी चाहिए इतनी, तो कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को सजेस्ट तो करिए कि आप साइकिल चलाओ, बाइक, या इंडिपेंडेंट हो जाओ ना कुछ आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहो, लेकिन उसके साथ साथ फिटनेस के लिए कितनी जरूरी है? फिटनेस के लिए एकदम से तो आप बहुत ज्यादा साइकिल आप नहीं चला सकते, आप हांफने कांपने लगते हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके लिए स्टेमिना थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर 4-5 दिन आप मुसलसल नहीं चलाते तो आपका स्टेमिना वापस खराब होने लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो डेली राइडर हूँ और मैं नॉर्मली डेली 50 किलोमीटर चलाती हूँ। 50 किलोमीटर नॉर्मली मैं इस तरह 50 कर लेती हूँ डेली के रात, तो वो अपने अपने शौक की भी बात होती है। लेकिन क्योंकि जिम बंद हो गए थे कोरोना के दिनों में, ज्यादातर लोग जो है जो भी कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी इस तरह की करते थे वो साइकिलिंग की तरफ आए भी इसलिए। आगाज कितने से किया था शुरू में? जब मैंने फर्स्ट डे जिस दिन साइकिल चलाई थी दैट वाज 64 किलोमीटर्स पहले दिन ही 64 किया था मैंने। यानी इतना स्टेमिना उस वक्त भी था? जी, मैं रनिंग जो है जिम वगैरह कंटिन्यूस करती थी। अभी आजकल मैं सिर्फ साइकिलिंग करी हूँ, अभी मैं आजकल कुछ और नहीं करी, क्योंकि साइकिलिंग के बाद मेरे ख्याल है इतना कोई जरूरत नहीं रहती है। वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से करें। अच्छा, फैमिली में अब कितनी सपोर्ट मिल रही है कि भाई ये तो कॉम्पिटिशन तो भी हो रहा है? पहले शुरू में भी ऐसा नहीं था, ऐसा किसी को एतराज तो नहीं था, लेकिन कभी कभी मेरे फादर इन लॉ या मेरे हस्बैंड को होता था कि रोज साइकिल चलाने निकल जाती है। लेकिन जब से मैंने ये मेरी 3rd रेस है जो मैंने विन की है, तो अब तो घर वाले प्राउड फील करते हैं और अब मुझे रोकते भी नहीं है। 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। बेटे को, जो बड़ा बेटा है मेरा, वो बहुत खुश है, अभी वो चाहता है कि वो भी मेरे साथ बस अब साइकिलिंग स्टार्ट कर दे और वो अगली रेस में वो मेरे साथ हो। अच्छा, प्रोफेशनली इसको अपनाने वाली हैं आप आने वाले वक्त? जी इंशाल्लाह इस रेस के बाद, बिकॉज मुझे पहले अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्रोफेशनल्स के साथ रेस करूंगी और मैं जीत जाऊंगी, तो अल्लाह ताला ने अब मुझे ये जीत दे के मुझे बताया है कि मैं ये अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस मुझे हो सकता है। आपको देखते हुए कोई फ्रेंड्स ने, कोई फैमिली मेंबर ने, कोई कजन्स ने साइकिलिंग शुरू की? जी, मेरे बड़े भाई ने मेरे और उनके बेटे ने, इन लोगों ने अभी स्टार्ट की, मगर खवातीन ने अनफॉर्चुनेटली फैमिली में से किसी और ने नहीं की। मैं तो चाहती हूँ करे, लेकिन खवातीन ने किसी ने नहीं की, कुछ मेरे भाई ने और उनके बेटे ने स्टार्ट। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? देखने वालों को ये कहना चाहूंगी कि खवातीन अगर इस तरह की किसी स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में आना चाहती हैं तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करें, और बाशरे से ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को इन चीजों पे तंग करना छोड़ दें, एप्रिशिएट किया करें। हाँ जी, एप्रिशिएट किया करें ऐसी चीजों को। महविश नसीम, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। आने वाली जिंदगी में जो भी आपके एम है साइकिलिंग को लेकर, आप उसमें जरूर कामयाब हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, इसलिए मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान।